हेलो दोस्तों, मैं विजय सावनेर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी, एमपीएसआई और एमपी पटवारी की वैकेंसीज आने वाली है। साथ ही मध्य प्रदेश कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है। इन सभी एग्ज़ामों में लगभग मध्य प्रदेश से 8 से 10 और कहीं कहीं 12 से 15 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हमने इसीलिए ये सीरीज चालू करी है। इनका 4 पार्ट आपके लिए आएंगे। ये 4 पार्टों में 200 क्वेश्चन हम करवाएंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के सभी टॉपिकों को शामिल किया गया है। तो इन 4 जो पार्ट बनाएंगे, उन 4 टॉपिकों में लगभग मध्य प्रदेश खत्म हो जाएगा, उसका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इस सुपड़ा साफ सीरीज को देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए और हमें सजेशन भेजिए ताकि हम आपके अनुसार ही वीडियो बनाएं। तो देखते हैं अब तक कौन कौन से प्रश्न मध्य प्रदेश से पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, जरा सेंटर में ले लेते हैं इसको। पहला प्रश्न दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को मुख्य कितने भागों में बांटा गया था। तो जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उससे पूर्व इसे कितने भागों में बांटा गया था। तो मेनली 3 पार्ट थे, पर वैसे देखे जाए तो 4 थे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तथा भोपाल। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर तथा इसके प्रमुख थे रविशंकर शुक्ल। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी की राजधानी थी ग्वालियर तथा इंदौर। इसकी 2 राजधानियां थी, एक ग्रीष्मकालीन थी और एक शीतकालीन थी। और इसके जो मुख्यमंत्री थे वे थे लीलाधर सेठ। पार्ट सी की बात करें तो पार्ट सी रीवा, विंध्य प्रदेश जो है वो वाली इसकी राजधानी थी रीवा। और पार्ट सी के जो प्रमुख या मुख्यमंत्री थे वो थे शंभुनाथ सेठ। अगला देखते हैं, भोपाल की राजधानी भोपाल ही थी और इसके जो प्रमुख या मुख्यमंत्री थे शंकर दयाल जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब और किस समिति की अनुशंसा पर हुई। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन हुआ था। साथ ही यदि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली तथा इसके 2 सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू तथा KM पणिकर। इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय इसमें 43 जिले तथा 9 संभाग शामिल थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात कौन से 2 नए जिले सर्वप्रथम बनाए गए। तो सर्वप्रथम 2 नए जिले बनाए थे 26 जनवरी 1972 को भोपाल तथा राजनांदगांव। जो भोपाल है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश की राजधानी है तथा जो राजनांदगांव है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो जो जिला पुनर्गठन आयोग पहले की राज्य पुनर्गठन आयोग पड़ा, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे तथा जो जिला पुनर्गठन आयोग था उसके अध्यक्ष थे BP दवे। और इनके अनुशंसा पर 1982 में जिला पुनर्गठन आयोग बना और बाद में ये नए जिले 1998 में 10 नए जिले बनाएंगे। देखते हैं डिटेल में। 1998 में 10 नए जिले बनाए गए BP दवे के अनुशंसा पर तथा 6 जिले सिंहदेव समिति जो कि 1998 में बनी थी उसकी अनुशंसा पर बने। यदि बात की जाए तो 1998 में लगभग 16 जिले मध्य प्रदेश में बन चुके थे। तो इन 16 जिलों को मिलाकर और जो पहले बने थे भोपाल और राजनांदगांव, तो ये कितने हो गए 18 और 43 लगभग 61 जिले हो चुके थे जब तक कि छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था। उससे पहले 61 जिले तथा 12 संभाग मध्य प्रदेश में हो चुके थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया। तो मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य के रूप में बना और वो कब बना था 31 अक्टूबर को वैसे इसे अलग कर दिया गया था, पर 1 नवंबर 2000 की डेट इसमें दी रहती है। 16 जिले तथा 3 संभागों को लेकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया तथा इसके बाद इसके अलग होने पर 45 जिले तथा 9 संभाग ही मध्य प्रदेश में बचे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के उपरांत मध्य प्रदेश में कौन से 3 नए जिले बनाए गए थे। तो 3 जिले बनाए गए थे 15 अगस्त 2003 को। 3 जिले, उनके लिए ट्रिक है हमारे पास, आप ट्रिक देख लीजिए। अशोक बुरा है अनूप से, तो अशोक से अशोकनगर गुना से, बुरा से बुरहानपुर खंडवा से और अनूप से अनूपपुर शहडोल से। शहडोल भी एक वर्तमान में संभाग है।
अगला प्रश्न देखते हैं, 16 अगस्त 2008 को कौन से दो नए जिलों को बनाया गया? तो दो जिले बनाए थे अली सिंह, ठीक है, याद कर सकते हैं। अली से अलीराजपुर तथा सिंह से सिंगरौली। 17 मई तथा 24 मई 2008 को इन जिलों को बनाया गया। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग कर साथ ही सिंगरौली को सीधी से अलग कर। अगला प्रश्न है, आगर मालवा को किस जिले से अलग करके नया जिला बनाया गया? तो आगर मालवा जो था उस जिले को उज्जैन से अलग कर 16 अगस्त 2013 को एक नया जिले के रूप में बना दिया गया है। इसे मिलाकर 51वां जिला बना था ये, उज्जैन से अलग होकर आगर मालवा। इसके बाद बनेगा निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना। अगला प्रश्न वही है, मध्य प्रदेश में 52वां जिला किसे और कब बनाया गया? तो जो मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था वो निवाड़ी बना था टीकमगढ़ से अलग होकर 1 अक्टूबर 2018 को। इसे मिलाकर वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं, परंतु बात की जाए तो 3 जिले और प्रस्तावित है जो बनना बाकी है। वे हैं, अगले प्रश्न में दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश में कौन से 3 जिले बनाना प्रस्तावित है? तो नागदा है उज्जैन से अलग होकर, मैहर सतना से, और चाचौड़ा है जो कि गुना से अलग होकर बनेगा एक नया जिला। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो प्रथम मुख्यमंत्री थे हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जो कि पार्ट ए के भी मुख्य प्रधान थे। यदि बात की जाए राज्यपाल की तो प्रथम राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले और देख लेते हैं, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे श्री कुंजीलाल दुबे जी तथा उपाध्यक्ष थे विष्णु विनायक सरवटे। साथ ही जो विधानसभा में विपक्ष के जो नेता थे उनका नाम था विष्णुनाथ तामसकर। विष्णु विनायक उपाध्यक्ष थे विधानसभा के तथा विपक्ष के नेता थे तामसकर जी। कौन थे? विष्णुनाथ तामसकर। अगला प्रश्न दिया है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सुश्री उमा भारती, सुश्री उमा भारती जी हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। हाँ, महिला मुख्यमंत्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। साथ ही राज्यपाल की बात की जाए तो प्रथम महिला राज्यपाल थी सुश्री सरला ग्रेवाल। साथ ही मुख्य सचिव थी श्रीमती निर्मला बुज्जा के जो कि हमारी प्रथम IAS ऑफिसर भी बनी थी मध्य प्रदेश की। यदि बात की जाए विपक्ष के नेता की तो विपक्ष के नेता थी प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष थी जमुना देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे NB लोहानी, क्योंकि चुनाव कोई लोहे जैसा मजबूत व्यक्ति ही करवा सकता है। याद कर सकते हैं ट्रिक से। मुख्य सचिव की बात की जाए तो प्रथम मुख्य सचिव थे श्री HS कामत। इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट में यह है कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वित्त क्या होता है? शीतल होते हैं, तो वित्त से श्रीमती शीतला सहाय। साथ ही सूचना आयुक्त, सूचना वास्तविक होना चाहिए न कि बनाई हुई, तो सूचना आयुक्त जो थे प्रथम हमारे श्री TN श्रीवास्तव। मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो जो कि जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित मुख्य न्यायाधीश प्रथम जो बने थे उस कोर्ट के तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मध्य प्रदेश के एक प्रथम मुख्य न्यायाधीश, साथ ही एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्हें चुना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? तो महाधिवक्ता थे श्री M अधिकारी जी। श्री M अधिकारी जी थे हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम जो थे महाधिवक्ता। इनका उल्लेख 165 अनुच्छेद में किया गया है। श्री M अधिकारी, ये श्री M अधिकारी को ट्रिक से याद कर सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का मुख्य प्रथम अधिकारी कौन था? तो महाधिवक्ता एक प्रकार से अधिकारी होता है जो कि वकील के रूप में काम करता है मध्य प्रदेश सरकार के लिए। तो श्री M अधिकारी जी कौन थे? श्री M अधिकारी। इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बता दिया है। प्रथम लोकायुक्त थे, प्रथम लोकायुक्त थे श्री PV दीक्षित जी। कौन? दीक्षित जी थे लोकायुक्त। तो यदि बात की जाए प्रथम राज्य योजना मंडल के अध्यक्ष की तो योजना हमारे जीवन में प्रकाश लाती हैं, तो प्रकाश चंद्र जी, प्रकाश चंद्र जी थे हमारे प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष। यदि बात की जाए प्रश्न क्रमांक 14 की तो मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? जो अपने काम का निरीक्षण करता है वो कभी घाटे में नहीं रहता, तो इस प्रकार याद कर सकते हैं BG घाटे जी थे हमारे प्रथम महानिरीक्षक। और महानिदेशक की बात की जाए जिनका इस पद का सृजन लगभग 1982 में हुआ था। इस पद का सृजन 1982 में हुआ था और इनके अंतर्गत प्रथम महानिदेशक थे श्री VP दुबे जी।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पुलिस सेवा IPS अधिकारी कौन थी? तो महिला पुलिस सेवा में थी सबसे पहले मध्य प्रदेश की वो थी कुमारी आशा गोपालन, और IAS की बात की जाए तो निर्मला बुच जी थी। अगला प्रश्न है प्रथम मध्य प्रदेश के राजकीय नाच कौन सा है? तो राजकीय नाच है माच, राजकीय नृत्य है राई, और राजकीय खेल है मलखंब, जिसे कि 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल बनाया गया। यदि बात की जाए तो राजकीय पेड़ बरगद, राजकीय पुष्प, राजकीय मछली, ये सब आपको पता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश राज्य की विधायिका किस प्रकार की? तो एक सदनीय विधायिका है जिसमें कि विधानसभा की 230 सीटें हैं। यदि आरक्षित की बात की जाए तो ST से के लिए आरक्षित है 47 तथा SC के लिए आरक्षित है 35। यदि लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो लोकसभा की सीटें 29 लोकसभा की सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मध्य प्रदेश के कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में कुल जिले 52, 10 संभाग और 377 तहसीलें वर्तमान में स्थित है। विकास खंडों की बात की जाए 313 है, जिसमें से आदिवासी विकास खंड 89 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो नगर पालिकाएं लगभग 100 प्लस हो चुकी है। इसके बाद नगर निगमों की बात की जाए तो 18 नगर निगम है, साथ ही नगर पंचायत 264 और ग्राम पंचायत 23,040 है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। इसके 2 खंडपीठ है जो कि इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? तो धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जो कि सतपुड़ा में महादेव श्रेणी पर धूपगढ़ की चोटी 1350 मीटर की एक स्थित चोटी है, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की सबसे हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित चोटी है। यदि बुंदेलखंड की बात की जाए तो सिद्ध बाबा की चोटी है, जो कि 1172 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, और ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही मालवा की बात की जाए तो मालवा की सिगार, धजारी और जाना पाव, ये 3 चोटियां हैं मालवा की। कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश में कितने जिले स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पर जिले स्थित है। इसके लिए हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। रात में उजाला, अगर रात साजा, भोवीरसा, दम कटे जब, उमरिया से है। तो रात से रतलाम, उजाला से उज्जैन, आगर से आगर मालवा, रात से राजगढ़, साजा से शाजापुर, भोवीरासा से 4 जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन तथा सागर। दम जब कटे, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटे से कटनी, उमरिया से है। तो उमरिया से उमरिया और शहडोल से सहे। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? मुख्यतः 3 भागों में भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा तथा बघेलखंड, इनको भी सब पार्ट में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश की बात की जाए तो मध्य उच्च प्रदेश लगभग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 2/3 भाग को घेरता है। साथ ही इसके जो सब पॉइंट है उसमें शामिल है मालवा, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी, साथ ही बुंदेलखंड को इसमें शामिल किया गया है। यदि बात की जाए सतपुड़ा की तो सतपुड़ा, राजपीपला, महादेव और मेकल श्रेणी यहीं पर स्थित है। साथ ही ये मध्य प्रदेश का दूसरा भौगोलिक दृष्टि से भाग है। यदि तीसरे भाग की बात की जाए तो बघेलखंड है। वो क्या है? बघेलखंड। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में किसे झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजा भोजताल भी यहीं पर स्थित है। राजा भोज की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भोजपाल या भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। आनंद नगरी की बात की जाए तो आनंद नगरी या सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। मांडो को यहाँ पर बहुत सारे महल स्थित हैं। साथ ही 6वीं शताब्दी में इसे राजा मांडू ने इसे बसाया था। साथ ही उसंग शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। पर्यटकों का स्वर्ग यानी पर्यटकों का स्वर्ग या एकमात्र हिल स्टेशन के बारे में पूछा जाए तो पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का। अगला है शिल्पकला तीर्थ या शिल्पकला कला तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो खजुराहो, जो कि चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी बनाई और इसमें 85 मंदिरों का निर्माण, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। यदि बात की जाए शैल चित्रकला की तो शैल चित्रकला है भीमबेटिका की गुफा है, जहाँ पर हमारे पुरापाषाण कालीन, नवपाषाण कालीन जो व्यक्ति हमारे पूर्वज थे उनके साक्ष्य मिलते हैं। वहाँ पर चित्रांकन मिलता है उनका उन गुफाओं में। साथ ही भीमबेटिका की बात की जाए तो भीमबेटिका अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में स्थित है, जिसे कि जो यूनेस्को होती है
यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है भेड़ाघाट जबलपुर को। बौद्ध नगरी के नाम से जाना जाता है सांची, जो कि 3री शताब्दी में अशोक ने बनवाए थे। इसके 3 स्तूप बनवाए थे, जहां पर मोगलायन तथा सारिपुत्र के अस्थियां शामिल है। पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है मध्य प्रदेश का जिब्राल्टर ग्वालियर को। यहाँ पर ग्वालियर का किला स्थित है, जिसे कि किलों का सिरमौर भी कहा जाता है। साथ ही मंगल ग्रह की भूमि जन्मभूमि कहा जाता है उज्जैन को, और संगीत नगरी के नाम से जाना जाता है मैहर, जो कि सतना जिले में आता है। मध्य प्रदेश का शिमला या कश्मीर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का शिमला या कश्मीर ये कहा जाता है शिवपुरी को, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही ठंडा होता है। मध्य प्रदेश का गोवा के नाम से जाना था हनुमंता टापू, तथा मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का सिंगापुर, तो सिंगापुर कहा जाता है सिंगरौली को, सफेद शेरों की भूमि रीवा को, क्योंकि यहीं पर सर्वप्रथम सफेद बाघ देखा गया था। साथ ही मध्य प्रदेश का मुंबई या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर, और मध्य प्रदेश का डेट्रॉयट पीतमपुर को कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला दिया है कि किसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जेजाक भुक्ति के नाम से प्राचीन नाम है बुंदेलखंड का, जो कि जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में से बुंदेलखंड छतरपुर के एरिया को कहा जाता है बुंदेलखंड। बघेलखंड की बात की जाए तो इसे कारूस देश, जबलपुर को त्रिपुरी, खजुराहो को चेदी, तथा बुरहानपुर को गंजड़ियों का स्वर्ग, साथ ही सीहोर को सिद्धपुर और मंडला को गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता था। मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर, विदिशा का बेसनगर, उज्जैन का अवंती, महेश्वर का महिष्मती, बुरहानपुर का खानदेश तथा गोपांचल है ग्वालियर का। ये भी पूछा जाता है एग्जामों में, ध्यान से देखिए इसे। किसे बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है? तो ये उपनामों से प्रश्न आ जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न, तो इनको भी ध्यान से देख लीजिए। तो महाराज छत्रसाल थे, उन्हें बुंदेलखंड का शिवाजी कहा जाता है या उपनाम से जाना जाता है। शहीद कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद को, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका संबंध खंडवा जिले से है। मनु छबिली या मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी थी, उन्हें कहा जाता है मणिकर्णिका, जिन पर एक मूवी भी बन चुकी है। राजगढ़ की झांसी के नाम से जाना जाता है, तो राजगढ़ की झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है अवंतीबाई को, जो कि गढ़मंडला क्षेत्र में रानी का कार्य करती थी, जो कि गढ़मंडला में रानी थी, रानी अवंतीबाई। यदि बात की जाए तो हाँ, इनकी जो सहायिका थी उनका नाम था गिरधारी बाई, नहीं झलकारी बाई था इनका नाम। मंडला में इनकी समाधि स्थित है। राजमाता के नाम से विजय राजे सिंधिया को जाना जाता है। साथ ही लोक माता के नाम से जाना जाता है देवी अहिल्या को, और भारत के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है कालिदास को। कठिन काव्यों के प्रेत आचार्य केशव दत्त। साथ ही आधुनिक चाणक्य के नाम से द्वारका प्रसाद को जाना जाता है। दादा मुनि को, अशोकनगर को जो अशोक कुमार थे, उन्हें दादा मुनि के नाम से जाना जाता है। साथ ही ताई के नाम से कौन फेमस है, वो आप सुमित्रा महाजन लगा सकते हैं, उनको हमारे मध्य प्रदेश की ताई कहा जाता है। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो 3 बार कुल शासन लग चुका है राष्ट्रपति शासन। कब कब लगा? 1977 में, 1980 में और 1992 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वो थे कैलाश जोशी, जो कि कांग्रेस से हटकर एक मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। अनुसूचित जनजाति के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो एसटी के जो बने थे वो थे राजा नरेश चंद्र, तथा एससी के बने थे अर्जुन सिंह, जो कि इनका कार्यकाल सबसे कम रहा था 12 दिन का, अर्जुन सिंह का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है? तो अभी मध्य प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। 931 है मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिंगानुपात। यदि शिशु लिंगानुपात की पूछा जाए तो 918 है शिशु लिंगानुपात। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो है 69.3% है, जबलपुर की सबसे टॉप पर। साथ ही पुरुष की बात की जाए तो 79 इंदौर की, तथा महिलाओं की बात की जाए तो 59% भोपाल में नंबर टॉप पर है महिलाओं के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो है इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल।
साथ ही न्यूनतम की बात की जाए तो न्यूनतम में आता है आगरमालवा, हरदा तथा उमरिया, जहाँ की सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। ये वो वाले जिले हैं न्यूनतम वाले। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश का भोपाल नंबर टॉप पर आता है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से। उसके बाद इंदौर, फिर झाबुआ, फिर सिंगरौली। न्यूनतम की बात की जाए तो डिंडोरी 94 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अगली बात करते हैं प्रश्न की 34, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति की बात की जाती है अर्थात एसटी की, तो धार और बड़वानी में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है एसटी की। और वैसे बात की जाए प्रतिशत से तो अलीराजपुर और झाबुआ, तो धार, बड़वानी, झाबुआ और छिंदवाड़ा में जनसंख्या और प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो अलीराजपुर और झाबुआ टॉप पर आते हैं। न्यूनतम की बात की जाए तो भिंड, दतिया, मुरैना और प्रतिशत में भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर आता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न क्रमांक 35, मध्य प्रदेश में किन जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? तो अनुसूचित जाति जनसंख्या अर्थात एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक किन जिलों में पाई जाती है? तो वो है इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना। इंदौर टॉप पर आता है, उसके बाद उज्जैन, फिर सागर, फिर मुरैना। प्रतिशत की बात की जाए तो उज्जैन और दतिया आता है प्रतिशत में टॉप पर। न्यूनतम की भी बात कर लेते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, जहाँ पर एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक आती है, एससी की सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। किस नदी को रेवा, मेकलसूता, नामादोस के नाम से भी जाना जाता है या बंदर कुदनी के नाम से भी जाना जाता है? तो नर्मदा माई हमारी है, जो कि 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती है मध्य प्रदेश में, और ओवरऑल जो गुजरात में जाकर भड़ूंज में जाकर गिरती है। तो टोटल इसकी दूरी है 1312 किलोमीटर की लंबाई इसकी वर्तमान में आंकी जाती है। उद्गम इसका अमरकंटक में पुष्पराजगढ़ तहसील से, साथ ही जिला अनूपपुर से इसका उद्गम होता है। अवसान की बात की जाए तो खंबार की खाड़ी में भड़ूंज में जाकर ये गिर जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, नर्मदा नदी पर कौन कौन से जल प्रपात स्थित है? तो इंपॉर्टेंट जल प्रपात हम इसमें देखेंगे कि कपिल धारा और दुग्ध धारा अनूपपुर जिले में स्थित है, साथ ही धुआंधार जबलपुर में, मानधार बड़वा में, सहस्त्रधारा महेश्वर में, साथ ही दर्दी बड़वा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी पर स्थित ओमकारेश्वर बांध कितनी मेगावाट की परियोजना वाला जो परियोजना है? तो ये परियोजना है 520 मेगावाट की परियोजना ओमकारेश्वर बांध। इसके अलावा भी 3 मुख्य बांध बने हुए हैं। इंदिरा सागर बांध जो कि पुनासा डैम के नाम से भी जाना जाता है 1000 मेगावाट, साथ ही महेश्वर बांध परियोजना 450 मेगावाट जो कि खरगोन जिले में आता है। साथ ही अगला है सरदार सरोवर जो कि गुजरात में आता है, और ये 1450 मेगावाट सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध ही है नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को चरमावती, धर्मावती या श्रापित नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंबल नदी को, जिसका उद्गम जानापाव पहाड़ी से होता है, मऊ से। साथ ही ये विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद ये मऊ में 965 किलोमीटर की जो कि इसकी कुल लंबाई है को तय करते हुए जाती है और यमुना में मिल जाती है इटावा उत्तर प्रदेश में। ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, जो कि 965 किलोमीटर की दूरी को तय करके जाती है यमुना के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 40वां, चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो चंबल नदी की 3 मुख्यतः सहायक नदियाँ हैं। काकरेवर्डी पहाड़ी से निकलती है छिपरा, काली सिंध जो कि बागली गांव देवास से निकलती है, और पार्वती सीहोर से। ये 3 नदियाँ सहायक नदियाँ हैं चंबल की। और साथ ही चंबल, भिंड, मुरैना और श्योपुर जो कि चंबल वाला एरिया है वहाँ पर अवनालिका अपर्दन करती है, ये भी याद रखिएगा। चंबल नदी पर कौन कौन से बांध परियोजना स्थित है? तो चंबल नदी पर कौन कौन सी बांध परियोजना स्थित है? इसके लिए ट्रिक है गजरा। गजरा से ग से गांधी सागर, ज से जवाहर सागर और रा से राणा सागर। तो गांधी सागर बांध है मंदसौर में 115 मेगावाट की ये परियोजना है। अगला देखते हैं जवाहर सागर और राणा सागर। तो जो जवाहर सागर बांध है राजस्थान में स्थित है, 99 यानी 99 मेगावाट की परियोजना है। साथ ही राणा सागर बांध स्थित है राजस्थान में, 172 मेगावाट की परियोजना है। सबसे बड़ी परियोजना यही है। अगला बात करते हैं मध्य प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक घड़ियाल संरक्षित किए जाते हैं? तो सर्वाधिक घड़ियाल जो संरक्षित किए जाते हैं सोन, केन और चंबल में, अधिकतर किए जाते हैं चंबल में। यदि बात की जाए चंबल की, तो चंबल नदी पर जलप्रपात है चूलिया जो कि कोटा में स्थित है, झाड़ीदा और पाताल पानी जो कि इंदौर में स्थित है।
अगला बात करते हैं प्रश्न की। अगला प्रश्न है 43, किस नदी को सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? अर्थात सूर्य सूता या सूर्य पुत्री के नाम से जाना जाता है ताप्ती को, जो कि मूलतः बैतूल से निकलती है और 725 किलोमीटर की अपने लंबाई को तय करते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। बात की जाए ताप्ती की तो ये भी नर्मदा के समान ही बहती जाती है और भड़ूच में जाकर गिरती है। साथ ही ये भी नर्मदा और नर्मदा के साथ मिलकर एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है 44, किस नदी पर बाण सागर परियोजना स्थित है? तो सोन नदी है, जो कि 780 किलोमीटर की रेंज में बहती है। साथ ही अमरकंटक से निकलती है और ये गंगा की सहायक नदी है। 450 मेगावाट की इस पर एक बाण सागर परियोजना है, जो कि 3 राज्यों की साझे में है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, जो कि 2:1:1 में इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली नदी जोड़ो लिंक परियोजना कौन सी थी? तो कौन सी चलाई गई थी? केन बेतवा लिंक परियोजना थी, जो कि चलाई गई थी प्रथम नदी जोड़ो लिंक परियोजना। यदि बात की जाए बेतवा की तो बेतवा पर माता टीला बांध है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुमरागांव रायसेन से निकलती है बेतवा नदी, 480 किलोमीटर की दूरी तय कर हमीरपुर उत्तर प्रदेश में इसका अवसान हो जाता है। ये भी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को मालवा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो मालवा की गंगा के नाम से क्षिप्रा को जाना जाता है। 195 किलोमीटर की दूरी तय करके ये भी चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल की सहायक नदी है क्षिप्रा। इसी नदी के किनारे कुंभ का मेला और सहस्त्र का आयोजन किया जाता है। ये उज्जैन से होते हुए चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी सहायक नदियां हैं, 3 सहायक नदियां हैं, एक ही सहायक नदी है इसकी, खानदेश नदी सहायक है, जो कि खान नदी है, इंदौर से निकलती है, इसकी सहायक नदी है। महाकालेश्वर और कुंभ इसी नदी के किनारे पर स्थित है। होशंगाबाद की बात की जाए तो होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो होशंगाबाद स्थित है तवा नदी के किनारे, जो कि पंचमढ़ी भी यहीं पर स्थित है। तो तवा नदी के साथ नर्मदा नदी भी इधर से निकलती है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर स्थित है, जो कि बांध है 1322 मीटर लंबा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 47, मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना नदी घाटी जो नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत केन बेतवा आएगा और अंतरघाटी के अंतर्गत आएगा चोरल नदी। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना की तो पहली नदी घाटी परियोजना थी चंबल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो अगला प्रश्न है सांची, विदिशा, गुना, ओरछा, भोपाल नदी के किनारे है। तो किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे स्थित है ये शहर। पंचमढ़ी तवा नदी के किनारे, ग्वालियर है सोन नदी के किनारे, बालाघाट है बेनगंगा नदी के किनारे, साथ ही दतिया है असिंधे के किनारे और मंदसौर है शिवना नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 49, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो चचाई जलप्रपात है, जो कि 130 मीटर की ऊंचाई से गिरता है और ये किस नदी पर है? तो बिहड़ नदी पर स्थित है रीवा में। इसके अलावा डचेस, रजत तथा अप्सरा जलप्रपात है पंचमढ़ी में, पांडव जलप्रपात है पन्ना में केन नदी पर और भालकुंडा जलप्रपात है सागर में। अगले प्रश्न देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई उर्मिल तथा केन परियोजना किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। तो दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम 50 करेंगे और 50-50 क्वेश्चन के वीडियो आएंगे आपके लिए। 4 वीडियो आएंगे जिसमें मध्य प्रदेश के पूरे टॉपिक को कवर अप कर दिया गया है। यदि हम इनको सभी को शामिल करके 200 एक बार में करवाते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है, जो कि हमारे लिए बनाना जो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो अपलोडिंग टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो 50-50 कर आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सीरीज में शामिल हो जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मध्य प्रदेश जीके से। तो यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए।